नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक लड़की व 2 लड़के शामिल हैं। जन्म देने वाली महिला के परिजनों ने स्वास्थ्यकर्मियों व स्टाफ नर्स को सफल प्रसव कराने के लिए बधाई दी। बता दें कि टंडवा खानपुर निवासी किरण गौड़, जो अपना पहला सामान्य प्रसव कराने के लिए सामुदायिक केंद्र अतरौलिया आई हुई थी, जहां गुरुवार को स्टाफ नर्स साधना पांडे के सफल प्रयास से प्रसूता किरण गौड़ ने सामान्य डिलीवरी से 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 बच्चे और 1 बच्ची शामिल है। जच्चा और बच्चा सभी स्वस्थ हैं। इस सामान्य प्रसव द्वारा 3 बच्चों के जन्म की पूरे क्षेत्र में चर्चा है। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह ने बताया कि आज अस्पताल में सामान्य प्रसव द्वारा 3 बच्चों का जन्म हुआ है, जो LBWO भार में हैं, जिनका वजन सामान्य से कम है, इसलिए इन बच्चों को महिला अस्पताल भेजा जा रहा है। इस मौके पर स्टाफ नर्स साधना पांडे, डॉक्टर जितेंद्र कुमार, हरीश चंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सर, अभी पहला बच्चा था। ये खानपुर टंडवा की पेशेंट है, किरण गौड़ नाम है इनका। और फर्स्ट बेबी जो है अक्सर पहला ही जो है सिजेरियन डिलीवरी होती है, लेकिन हमारे यहाँ सीसी अतरौलिया पे मतलब मल्टीपल डिलीवरी हुई, वो भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। एक फीमेल है, 2 मेल बेबी है। एक का वजन है 1 किलो 700, दूसरे का है 1 किलो 200 और तीसरे का है 1 किलो 500। ये अतरौलिया में पहली बार हुआ कि नॉर्मल डिलीवरी, तीनों बच्चे नॉर्मल है? नहीं सर, बच्चा कैसा है इसके बाद? सर सारे बच्चे सही हैं, लेकिन लो बर्थ वेट है, इसलिए इनको महिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे रिफर किया जाएगा। आजमगढ़ और अंबेडकर नगर सीमा पर स्थित लहटोरवा गांव के पास बोलेरो पर अनियंत्रित कंटेनर पलट गया। कंटेनर की चपेट में आने से बोलेरो में सवार एक व्यक्ति की जहां मौत हो गई, वहीं 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि चंदौली जिले के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के बलुआ गांव से 10 लोग एक बोलेरो गाड़ी से अंबेडकर नगर स्थित किचौसा दरगाह शरीफ पर दर्शन करने जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी NH 233 पर लहटोरवा पुलिस चौकी के समीप पहुंची, फैजाबाद की तरफ से आ रही अनियंत्रित DCM कंटेनर ट्रक बोलेरो पर पलट गई। कंटेनर की चपेट में आने से बोलेरो में सवार 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बसखारी थानाध्यक्ष अवनीश मिश्रा मौके पर पहुंच गए और तत्काल बचाव कार्य में जुट गए। थानाध्यक्ष द्वारा अपनी सरकारी गाड़ी से घायलों को अतरौलिया स्थित सौसैया युक्त चिकित्सालय ले जाकर भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 36 वर्षीय असगर की मृत घोषित कर दिया। अन्य घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल अंजुम, जिशान, बेबी खान, अफसरी बेगम, अनस, अमन, सिफा, सादिया, ड्राइवर अशरफ पप्पू शामिल हैं। टोटल 10 लोग आए थे, जिसमें से 3 बच्चे हैं, 3 पुरुष हैं और 4 महिलाएं हैं, जिसमें से एक पुरुष का मतलब डेथ हो गया है। बाकी ज़्यादातर लोगों का तो मल्टीपल फ्रैक्चर है, किसी का पैर टूटा है, किसी का हाथ टूटा है, सर में चोट। दोनों बच्चे ज़्यादा सीरियस हैं, उन लोगों को हमने जो है जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया है। बाकी लोगों को भी हम वहीं, चूँकि एक ही परिवार के हैं ये लोग, इसलिए जो है हम लोग वहीं पे एक साथ सबको भेज दे रहे हैं। अब एक आदमी होश में था, थोड़ा सा उससे पूछने पे पता चला कि ये बड़ा गांव चंदौली जिला के हैं और बलुआ कोई थाना है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये लोग किचौसा जा रहे थे, यहीं कौड़ाही के आसपास कहीं पे बोलेरो की टक्कर इनके ट्रक से हो गई है, तो इस वजह से ही हुआ है ये हादसा। ज्योति के सबसे सब स्कूल के शिक्षित बच्चे, इसे कहते हैं शिक्षा। आजमगढ़ जिले में छात्रों के 2 गुटों के बीच दे दनादन का वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो बनाने वाले शख्स ने शहर के प्रतिष्ठित स्कूल ज्योति निकेतन के छात्रों का होना बताया है। बता दें कि छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले। दोनों ही गुट एक दूसरे पर हावी होता दिख रहा है। कुछ छात्र एक दूसरे पर लात घूंसे बरसा रहे हैं, तो वहीं कुछ छात्र बीच बचाव करते भी नजर आ रहे हैं। वीडियो कब का है यह तो किसी को पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि शहर के प्रतिष्ठित स्कूल के छात्रों की इस करतूत को देखकर लोग कह रहे हैं कि सम्मानित स्कूल के छात्रों का यह हाल है तो बाकी का क्या हाल होगा।
आखिर स्कूल में बच्चों को नैतिकता व अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है क्या? ज्योति स्कूल का जो एक वीडियो विगत 2 दिनों से वायरल हो रहा है, ये निश्चित रूप से उन लोगों के लिए एक संदेश है जो लोग यह समझते हैं कि ज्योति स्कूल यहाँ पे हर स्कूलों का आका है। आका कहने का मतलब ये है कि उसमें एक फादर नामक प्रजाति पाई जाती है जो कि मनमाना, चाहे वो शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो और चाहे मंत्रिमंडल हो या विधायक हो, उनको अपने नीचे मानते हैं क्योंकि वो फादर हैं, वो सबके फादर हैं। यह जनता को देखना है कि उस फादर के संरक्षण में हमारा बच्चा कैसे पल और बड़ा हो रहा है और क्या संस्कार पा रहा है, यह वीडियो ये दर्शा रहा है। और अभी भी अगर गार्जियंस की आंख नहीं खुल रही है कि मिशनरी के स्कूल में बच्चों को भेजकर और अपने मूल संस्कृत की शिक्षा से उनको हटा के, उस रास्ते से हटा के उनको एक मिशनरी की शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं, तो मैं इसके कतई खिलाफ हूँ। आजमगढ़ जिले के जैनपुर स्थित नवोदय विद्यालय के छात्रों ने भोजन की खराब गुणवत्ता और दूषित पेयजल आपूर्ति के चलते खुद को छात्रावास में कैद कर लिया। छात्रों के द्वारा खुद को कैमरे में कैद करने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में एसडीएम से लेकर तहसीलदार तक मौके पर पहुंचे, लेकिन छात्र डीएम को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। बता दें कि जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के जैनपुर कस्बे के समीप जवाहर नवोदय विद्यालय स्थित है। गुरुवार को जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने भोजन की खराब गुणवत्ता और दूषित पेयजल मिलने से परेशान छात्रों ने खुद को कमरे में कैद कर लिया। पहले तो प्रिंसिपल ने छात्रों को मनाने की कोशिश की, लेकिन मामला बढ़ता देख उन्होंने अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में एसडीएम सगड़ी राजीव रतन सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। एसडीएम कोतवाल ने खुद को बंधक बने छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित छात्र जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की जिद पर अड़े रहे। छात्रों ने बताया कि प्रिंसिपल छात्रों के अभिभावकों को टारगेट कर रहे हैं, जबकि वे खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। शिकायत के बाद भी न तो भोजन की गुणवत्ता सुधरी और न ही स्वच्छ पानी मिल रहा है, जिससे आए दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं। करीब 3 घंटे तक अधिकारी छात्रों को समझाते रहे और आश्वासन दिया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद छात्रों ने छात्रावास के कमरे का दरवाजा खोला। एसडीएम राजीव रतन सिंह ने बताया कि छात्रों की समस्याओं को विस्तार से सुना गया है। नायब तहसीलदार मौके पर बच्चों की सभी समस्याओं से अवगत होंगे और जाँच करेंगे। जाँच रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पर्सनल लड़कों को बुला कर उनको परेशान किया जा रहा था। मेस में समस्याएं थी, पानी पीने की समस्या है, पानी पीने के लिए हमारे पास साफ पानी नहीं है। फिर भी इतनी बार एप्लीकेशन देने के बावजूद अभी भी पानी की व्यवस्था नहीं है। खाने की क्वालिटी ये है कि लड़कों का पेट खराब हो जा रहा है। वो दवा दिलाने के लिए यहाँ पे कोई इस समय दवा देने के लिए नहीं कोई है। एक्सपायरी हम लोग को साबुन दिया जा रहा है नहाने के लिए। हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि हमारे पढ़ाई का स्तर अच्छा हो, प्रिंसिपल सर हम लोग पर दबाव ना डाले। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और कुछ रहने खाने पीने के लिए कुछ समस्याएं थी, पठन पाठन को लेकर, तो बच्चों से बात हुई है। हम अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ रहे हैं। नायब साहब देखेंगे यहाँ क्या क्या चीज़ें अनुमन्य हैं, अन्य क्या सुविधाएं हैं जो इनको दी जा सकती हैं। सारी हम लोग, हमारा प्रयास है कि आज से वो सारी सुविधाएं बच्चों को प्राप्त हों। तो सर ये लोग अभी आगे ऐसा कुछ नहीं करेंगे? नहीं, बच्चे सुधार ही चाहते हैं। हाँ। ठीक है, सुधार पर सहमत है, हम सुधार कराते हैं। बच्चों गलती कहाँ है प्रशासन की तरफ से या किसी? देखिए अभी तो जांच का विषय है, जांच करा रहे हैं। ठीक है, जांच के बाद कुछ बता पाएंगे। आजमगढ़ शहर के नगरपालिका स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर श्री कृष्ण रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर गीत संगीत व रूप धारण कर भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र को दर्शाया, जिसमें बच्चों द्वारा रूप सज्जा के साथ ही नाटक का मंचन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य धनंजय पांडे ने बताया कि स्कूल में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर बच्चों में त्यौहार के प्रति जागरूक करते हुए संदेश दिया जाता है कि हम सभी लोग आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लिए विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। निर्णायक मंडल द्वारा प्रतिभाग भैया बहनों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान सुनिश्चित किया गया। इसमें स्वतंत्र व अंशिका यादव को प्रथम स्थान मिला। श्रेष्ठा अस्थाना अर्चना श्रीवास्तव को द्वितीय स्थान, जबकि तृतीय स्थान पर परी अंगूरिया व साक्षी चतुर्वेदी रही। निर्णायक मंडल में मीरा राय, शिखा पांडे, डॉक्टर संचिता बनर्जी, बीजेपी नेत्री सहित अन्य लोग शामिल रहे।
विद्यालय में कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को एक संदेश दिया जाता है। एक तो उनके अंदर कार्यक्रम के प्रति रुझान होती है, एक आस्था जगती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर विद्यालय में हम लोग उत्सव के रूप में श्री कृष्ण रूप सज्जा करा करके एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और उस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को एक रुझान बनती है कि इस सज्जा में हम प्रथम स्थान आवें और भगवान के प्रति आस्था बनती है। एक राधा और कृष्ण के रूप में बच्चे अपना अभिनय की प्रस्तुति भी करते हैं। हम विद्यालय की ओर से उन बच्चों को शुभकामना देते हुए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम करा करके एक समाज में भी एक संदेश देते हैं, एक भाईचारे का संदेश देते हैं तथा एकता और सुख समृद्धि का संदेश देते हैं। आजमगढ़ जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में जिले के कवि प्रभु नारायण पांडे प्रेमी को नहीं बुलाए जाने से नाराज ऑटो रिक्शा चालक समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांगा स्पष्टीकरण। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे ऑटो रिक्शा चालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष कृपाशंकर पाठक ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नेहरू हॉल में जिला प्रशासन की तरफ से कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कवि सम्मेलन में दूर दराज के कवियों को बुलाया गया, लेकिन घर के कवि प्रभु नारायण पांडे प्रेमी को नहीं बुलाया गया। इससे जिले के कई संगठनों के लोग दुखी हैं, कारण कि जिले सहित कई अन्य जगहों के संगठनों के प्रभु नारायण पांडे प्रेमी संरक्षक होने के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हरिवंश पांडे के पुत्र भी हैं। ऐसे सम्मानित व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति को कार्यक्रम में नहीं बुलाकर उनका और जिले का अपमान किया गया। ऐसे में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप स्पष्टीकरण मांगा गया है कि आखिर किन कारणों से उन्हें नहीं बुलाया गया। सही जवाब नहीं मिला तो ऑटो रिक्शा चालक समिति के लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन की प्रशासन की होगी। दुखी भाव से जिलाधिकारी को, माननीय मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को आजमगढ़ जनपद के जाने माने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय हरिवंश पांडे जी के पुत्र श्री प्रभु नारायण पांडे, जो कर्मचारी संगठन के पूरे उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य संरक्षक नेता, ऑटो रिक्शा चालक समिति उत्तर प्रदेश, जन किसान कल्याण समिति उत्तर प्रदेश के संरक्षक तथा ये राष्ट्रीय कवि और पत्रकार संगठन के कई संगठनों के संरक्षक, ऐसे राष्ट्रीय कवि को जहां देश हमारा 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, ऐसे अवसर पर, पुनीत अवसर पर नेहरू हॉल में हो रही काव्य गोष्ठी में ऐसे जाने माने प्रतिष्ठित कवि को ये प्रशासन द्वारा वहां न बुला करके एक तरफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हरिवंश पांडे के बेटे का जिस तरह से इन लोगों ने अपमान किया है, यह हम लोगों को स्वीकार नहीं है। और जिलाधिकारी को हमने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर क्या कारण है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बेटे को और राष्ट्रीय कवि को, ऐसे राष्ट्रीय कवि, ऐसे राष्ट्रीय संचालक जो पूरे देश में बुलाए जाते हैं, इनका सम्मान होता है, आज इनको अपने घर में ही आप अपमानित कर रहे हैं, नहीं बुला रहे हैं काव्य गोष्ठी में। इसका क्या कारण स्पष्ट करने को कारण आप स्पष्ट करें, अन्यथा हमारा संगठन सड़क पर उतरने को मजबूर होगा। क्योंकि जाने माने पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का अगर अपमान करेंगे तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में अनुदानित महाविद्यालय स्ववित्त पोषित शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने यूजीसी मानक के अनुसार वेतन देने की मांग को लेकर सीएम के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे शिक्षकों ने बताया कि पिछले 20 वर्षों से स्ववित्त पोषित विद्यालयों में शिक्षक न्यूनतम वेतन पर कार्य कर रहे हैं, जबकि न्यायालय ने आदेश दिया है कि जब विद्यालय ने यूजीसी मानक के अनुसार शिक्षकों को नियुक्त किया है तो उन्हें यूजीसी मानक के अनुसार वेतन भी दिया जाए। लेकिन पिछले 20 वर्षों से किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में सभी शिक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन सौंप मांग करते हैं कि इस वर्ष शिक्षक दिवस पर सभी शिक्षकों को यूजीसी मानक के अनुसार वेतन देकर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ उच्च शिक्षा में गुणवत्ता की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ अनुदानित महाविद्यालयों में 20 वर्षों से स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम चल रहे हैं
और उसी पाठ्यक्रम में हम जैसे यूजीसी मानक के अनुरूप शिक्षक जिनकी नियुक्ति की गई है कार्य कर रहे हैं, परंतु यूजीसी मानक के अनुरूप वेतन नहीं दिए जा रहे हैं। इस संबंध में प्रदेश के सभी शिक्षक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए और उच्च न्यायालय ने 1 मार्च 2013 को यह फैसला दिया कि आप प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालयों में यूजीसी मानक के अनुरूप आपने इनकी नियुक्ति किया है, तो यूजीसी मानक के अनुरूप इनको न्यूनतम वेतन 57,700 रुपया आपको देना है। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार 20 वर्षों से शिक्षा का जो बाजारीकरण शुरू किया है कि वह स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम अनुदानित महाविद्यालय में शुरू किया है। एक ही छत के नीचे अनुदानित महाविद्यालय में एक शिक्षक 1.5 लाख रुपया पा रहा है और एक शिक्षक 10,000 रुपया पा रहा है, तो फिर शिक्षा की गुणवत्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कैसे बन सकता है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि तकनीक प्रबंध अभिकरण आत्मा योजना अंतर्गत गवर्निंग बोर्ड एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत DFSMEC एवं अन्य केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि नवीन कृषि औद्योगिक तकनीक के बारे में किसानों को जागरूक बनाने, ज्ञानवर्धन करने तथा समुचित उपयोग हेतु दक्षता उन्नयन के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय, राज्य के अंतर्गत तथा जनपद के अंतर्गत किसानों का प्रशिक्षण कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को अंतर्राज्यीय प्रशिक्षण, राज्य के अंतर्गत प्रशिक्षण, जनपद के अंतर्गत आवासीय प्रशिक्षण तथा जनपद के अंतर्गत प्रशिक्षण देकर लाभान्वित कराया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि की नवीनतम प्रौद्योगिकी के सफल प्रयोगों को देखकर विश्वास करने के सिद्धांत पर लक्ष्य बनाकर भ्रमण कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के बाहर या राज्य के अंदर, जनपद के अंदर भ्रमण कर आने वाले किसानों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा भ्रमण पर जाकर नवीनतम प्रौद्योगिकी की ज्ञान अर्जित करने वाले किसान अन्य कृषकों के बीच जाकर अपनी जानकारी को साझा करें। जिलाधिकारी ने कहा कि क्लस्टर का प्रदर्शन अलग अलग ब्लॉकों के अलग अलग गाँवों में किया जाए। उन्होंने कहा कि मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के संबंध में कृषकों को जागरूक किया जाए। बताया जाए कि विभाग द्वारा किस योजना के अंतर्गत उर्वरा शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जनपद में धान एवं गेहूं की उत्पादकता में वृद्धि करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को नवीनतम उन्नतशील कृषि यंत्रों का वितरण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ पात्र किसानों को किया जाए। बड़े अनुदान वाली योजनाओं का 100% सत्यापन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष वितरित किए गए 80% के अनुदान वाले यंत्रों का सत्यापन कर यह सुनिश्चित करें कि पात्र व्यक्ति को ही योजना का लाभ ले रहा है या नहीं। उप निदेशक कृषि श्री मुकेश कुमार द्वारा जिलाधिकारी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत क्लस्टर प्रदर्शन, बीज वितरण, पौध एवं मृदा सुरक्षण प्रबंधन, कृषि उपकरण एवं कृषि यंत्र, सिंचाई प्रबंधन यंत्र, फसल पद्धति आधारित कृषक प्रशिक्षण, लोकल इनिशिएटिव मद, परियोजना प्रबंधन दल आदि के संबंध में विस्तार से बताया। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, उप कृषि निदेशक मुकेश कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ द्वारा आयोजित वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक सामान्य चयन प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा का आयोजन 21 अगस्त 2022 को पूर्वाह्न 10 बजे से 12 साढ़े 12 बजे तक कराया जाना प्रस्तावित है, जिसमें जनपद आजमगढ़ में कुल 23 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न कराई जानी है। तत्क्रम में जनपद आजमगढ़ में समस्त परीक्षा केंद्र पर शुचितापूर्वक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी कार्यालय कलेक्ट्रेट के तृतीय तल पर स्थापित कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में परीक्षा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसका मोबाइल नंबर 9454417172 है। उक्त परीक्षा कंट्रोल रूम के नोडल अधिकारी दीनानाथ अभित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आजमगढ़, जिनका मोबाइल नंबर 9452704270 को नामित किया गया है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि प्रदेश के युवाओं को सरकार के साथ नीति प्रबंधन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण के कार्यों में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 100 आकांक्षात्मक विकास खंड में केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का समवर्ती मूल्यांकन कार्य करने हेतु शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। यह कार्य शोधार्थियों द्वारा उपजिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी से समन्वय करते हुए किया जाएगा तथा उक्त कार्य के प्रभावी संपादन हेतु योजनाओं का सर्वेक्षण, अध्ययन, प्राथमिक आंकड़ों का संकलन, अनुश्रवण का कार्य किया जाएगा। शोधार्थियों द्वारा योजनाओं के संचालन में आ रही चुनौतियों के निराकरण तथा योजनाओं से जनमानस को अपेक्षित लाभ पहुंचने हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही शोधार्थियों द्वारा योजना से संबंधित
नीति निर्धारण योजना संरचना एवं योजना के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों में प्रतिभाग किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट www.cmfellowship.upsdc.gov.in पर दिनांक 10 अगस्त 2022 से प्रारंभ है एवं आवेदन की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2022 है। उक्त कार्यक्रम के विस्तृत दिशा निर्देश शासन नियोजन विभाग की वेबसाइट www.planning.up.nic.in तथा CMIS पोर्टल पर भी उपलब्ध है। उक्त के क्रम में प्रदेश सरकार विकास कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करने हेतु इच्छुक प्रतिभाशाली एवं ऊर्जावान युवा निर्धारित तिथि तक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र के मिल्कीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कैदी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वाहन चालक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि सुल्तानपुर जिला कारागार में बंद एक कैदी को लेकर जेल का वाहन आजमगढ़ न्यायालय पेशी पर आ रहा था। कैदी वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर पवई थाना अंतर्गत मिल्कीपुर गांव के पास पहुंचा ही था कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर कैदी वाहन पलट गया। हादसे में कैदी वाहन का चालक नीरज कुमार घायल हो गए। वहीं वाहन में सवार कैदी व 2 सिपाही बाल बच गए। सूचना मिलते ही पवई थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और सुल्तानपुर जेल से आजमगढ़ न्यायालय पेशी पर जा रहे कैदी को अपनी हिरासत में ले लिया। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस ने लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मोकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री को 9 दिसंबर 2021 को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच दीदारगंज थाने पर तैनात उपनिरीक्षक दशरथ उपाध्याय को मुखबिर से सूचना मिली कि लड़की को बहला फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त क्षेत्र के अंबारी बाजार के पास मौजूद है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक दशरथ उपाध्याय अपने अपराधियों के साथ दबिश देकर आरोपी अभियुक्त मनोज गौतम को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीते 17 अगस्त को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री अपने पुराने घर से नए घर पर जा रही थी कि रास्ते में गांव निवासी एक युवक उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और जान माल की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक के तलाश में जुट गई। इसी बीच निजामाबाद थाने पर तैनात उपनिरीक्षक नवल किशोर सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त बड़ा गांव नहर पुलिया के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक नवल किशोर सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी अभियुक्त शमशेर को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले में कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने काली पट्टी बांध अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज़ यूनियन के आजमगढ़ अध्यक्ष रणधीर सिंह ने बताया कि पिछले कई वर्षों से अपनी मांग के समाधान के लिए ज्ञापन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लिहाजा यूनियन ने 18 अगस्त से 5 सितंबर तक अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। रणधीर सिंह ने बताया कि हमारी 5 सूत्री मांगों में नए लाइसेंस प्राप्त 16 जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों को आयुक्त व निबंधन के वेतनमान पुनरीक्षण के तहत वेतनमान दिया जाए, बैंकों के आधुनिकीकरण हेतु विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जाए, चीनी मिलों, नाबार्ड विभाग व सामान्य बैंकों के नियमों के उल्लंघन की जांच कराई जाए। इसी के साथ ही अन्य मांगें शामिल हैं। इसी को लेकर बैंक कर्मचारी 18 अगस्त से विभिन्न चरणों में 5 सितंबर तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। हमारी महामंत्री जी का एक मार्गदर्शन दिया गया है, जो 16 जिला सहकारी बैंकों में जो वेतन पुनरीक्षण नहीं हो रहा है, 2012 से 17 के बीच में हमारी जो भर्ती हुई है उसको फिर से बहाल किया जाए और उप निबंधक द्वारा जो मतलब इस तरह कर्मचारियों के प्रति मतलब दो भाषा कर रहे हैं, दो विचार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हमारी मांग यही काली पट्टी बात का विरोध कर रहे हैं। भविष्य में अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम लोग 6/9 से धरना प्रदर्शन हड़ताल पर जाएंगे। 31 तारीख को लखनऊ में भी हम लोग का धरना प्रदर्शन है। आजमगढ़ शहर के सिधारी स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय लोक शिकायत एवं जांच संस्थान के चेयरमैन व क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय का लोगों ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में गोपाल राय ने बताया कि संस्थान संपूर्ण भारत के सभी प्रदेशों में स्टेट हेड
वह जिला हेड का गठन कर रही है। वहीं उसी परिप्रेक्ष्य में आजमगढ़ में भी चयन किया गया। उन्होंने कहा कि संस्थान पीड़ित असहाय लोगों की हर संभव मदद कर उन्हें समाज की मूल धारा से जोड़ने का काम कर रही है। आजमगढ़ आने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि संगठन में विस्तार करना। तो आज व्यापार सभा में हम स्टेट चेयरमैन के रूप में अग्रवाल साहब को, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन में राजीव कुमार जी को और यूथ में जिम्मेदारी साहिल उपाध्याय और ये वर्मा जी को दी गई है। और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जो भी समाज में पीड़ित असहाय लोग हैं उनकी हम मदद करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 महिलाओं के सम्मान में। आजमगढ़ जिले में कांग्रेस पार्टी ने गुजरात में बिल्किस बानो प्रकरण में सजायाफ्ता कैदियों को बीजेपी सरकार द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर जेल से रिहा किए जाने से आक्रोशित होकर डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बताया कि वर्ष 2002 में हुए दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध में शामिल दंगाइयों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो मामले में सजा याफ्ता 11 लोगों को रिहा कर दी। यह बहुत ही निंदनीय है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार किन आधारों पर उन्हें रिहा की। कांग्रेस पार्टी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंप मांग करती है कि ऐसे अपराधियों को जेल में ही रखा जाए। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा के बारे में इतना लंबा चौड़ा भाषण किए। क्या उनका भाषण सिर्फ जुमले में रह गया? ये गुजरात सरकार की क्रिया पे यही प्रतीत होता है। ये भाजपा की सरकार महिलाओं को सिर्फ ज़बान पे रखती है और महिलाओं को जो है सम्मान देने या न्याय देने का काम नहीं करती है। ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। महिलाओं को सम्मान जहाँ देना होता है वहाँ महिलाओं के दोषियों को जेल से रिहा करती है, जिसको न्यायालय सज़ा देता है। माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाने आए हैं कि बिल्किस बानो को न्याय दीजिए, क्योंकि आपने जो कहा था अभी 15 अगस्त के ही दिन आपने महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की सम्मान की बात की थी। ठीक उसी दिन आपकी गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो के दोषियों को, एक जघन्य अपराध करने वाले दोषियों को, एक ऐसा अपराध जिसे एक महिला सुन के उसका पूरा जिस्म कांप उठता है, तो हमारे इस तरह के जघन्य अपराध करने वाली सरकार किस तरह से दोषियों को ये कहकर सिर्फ छोड़ देती है कि वो एक अच्छे इंसान थे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की बातों में हम महिलाओं के लिए एक सोचने का विषय बन जाता है कि उनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। ये बिल्किस बानो के मामले में जो अभी जो सज़ा मिली थी अपराधियों को, उन्हें गुजरात सरकार द्वारा छोड़ा गया है। उसी को लेकर आज एहतजाज कांग्रेस पार्टी कर रही है। एक तरफ जहां हिंदुस्तान 75वें वर्ष की खुशियां मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की गुजरात सरकार बलात्कार जैसे जघन्य अपराध करने वाले, मासूमों की निर्मम हत्या करने वाले अपराधियों को रिहा कर रही थी। ऐसा करके गुजरात सरकार न सिर्फ महिला सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है, बल्कि देश के उन हजारों वीर सपूतों का अपमान किया है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी।